हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना। आज का सेशन है डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र का अति लघुत्तरी सेशन। तो बिन समय खराब किए बिना चलते हैं प्रश्न की ओर। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर देना। जो नए हो वो सब्सक्राइब करना, पुराने वाले सब्सक्राइब के बजाय अनसब्सक्राइब कर देते हैं। चलते हैं अगले भी पहले प्रश्न में। भाषा के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? देखो, भाषा के मुख्य अंग होते हैं वर्ण होता है, शब्द होता है, लिपि होता है, ध्वनि होता है और वाक्य होता है। ठीक, आगे चलते हैं। पठन के दो उद्देश्य होते हैं, लिखिए। देखो, पढ़ने का दो उद्देश्य तो ऐसे ही लिख सकते हो। एक ज्ञान अर्जन करने के लिए, सामाजिक उपयोगिता के लिए। अगर एक आध दो और याद हो तो वो भी बता दो। जैसे अपनी पठन, ज्ञान तो होगा ही, ज्ञान होगा, सामाजिक में वृद्धि होगी, व्यवहारिक वृद्धि होगी। ठीक, और भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, समाचारों को जानने में सहायता हो सकती है, शिक्षा प्राप्ति करने में भी सहायता होती है, राइटिंग आपकी अच्छी बनने लगेगी। ठीक, सही गलत का आप निर्णय ले सकेंगे। हलंत किसे कहते हैं? देखो, हलंत किसे कहते हैं? जब हिंदी लेखन में हलंत चिन्ह का अत्यंत महत्व है। हिंदी के छात्रों को हलंत का ज्ञान होना जरूरी है। हलंत के आशय में स्वर रहित वर्ण या आधा वर्ण होता है। देखो, अगर हलंत, जैसे ये का लिखा हुआ है, का, इसमें अगर हम हलंत लगा देंगे तो इसमें से छोटा हट जाएगा तो ये आधा माना जाएगा, तब इसका उच्चारण नहीं होगा। तो हलंत किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? देखो, अयोगवाह अन, अनुस्वार और विसर्ग के मेल को अयोगवाह कहते हैं। इन दोनों को मिला के अयोगवाह बोला जाता है। अन और आह को अयोगवाह कहते हैं। ठीक, समास किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्त चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो समास कहते हैं। ठीक, प्रश्न अगला है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन शब्दों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ। ठीक, हिंदी की लिपि क्या नाम है? तो हिंदी की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हिंदी की लिपि है देवनागरी, यह किससे विकसित हुई है? तो यह बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? अनुनासिक ध्वनियाँ जिसके ऊपर इस तरह चंद्रमा जैसी मात्रा लगी होती है उसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे हंसी, चांद, पांच, मुंह आदि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गणित के अवयवों के नाम लिखिए। गणित के अवयव हैं, जैसे गणित क्या क्या होते हैं? कोई और नया कलर ले लें क्या? ये पिंक वाला चलेगा? चलो इसको ही ले लो। जैसे बीज गणित, रेखा गणित, सांख्यिकी, संख्या पद्धति, ना ये सारे बहुत से होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। देखो, अशुद्ध उच्चारण के कई कारण होते हैं। जैसे जैसे 22 भाषाएं होती हैं ना, तो ध्वनि लोप, किसी ध्वनि का लोप कर देना। ठीक, ध्वनि विकृत, किसी ध्वनि का अल्प उच्चारण या अति उच्चारण करना। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, क्या में अगर का उच्चारण कर दो तो लोप कर दो तो या ही हो जाएगा। ठीक, ध्वनि का सही ज्ञान ना होना क्या होता है? ये भी तो अशुद्ध उच्चारण होता है। उच्चारण में उ- उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान ना होना भी, हकलाना, तुतलाना, कम सुनना, ये भी होता है।
ठीक, आगे चलते हैं। ध्वनि की परिभाषा लिखिए। ध्वनि की परिभाषा देखो, ध्वनि का अर्थ केवल उन ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मनुष्य बोल चाल में करता है, जिन्हें लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए विभिन्न लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ध्वनि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन शब्द का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग। अन्य शब्दों में जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ इकाई के रूप में प्रयोग होते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे छत्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रुतलेख क्या है? श्रुतलेख क्या है, इसका महत्व बताइए। देखो, श्रुतलेख, श्रुत का मतलब होता है सुनकर लिखना। जब विद्यार्थी लिखने में प्रवीण को हो जाता है और प्रतिलिपि भी लिख सकता है, तब उसे श्रुतलेख लिखने की प्रेरणा देनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई और कलर लेते हैं यार, ये ठीक नहीं लग रहा इसमें से। ये वाला नहीं, ये वाइट वाला ले लें, वाइट तो है ये है, ये वाला। चलो ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आरोही अवरोही क्रम को दो भागों में लिखिए। ओ सॉरी, क्या था? आरोही क्रम को दो उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या को लिखा जाता है, फिर उससे बड़ी संख्या को लिखा जाता है, फिर इसी क्रम में अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती, यही है आरोही क्रम। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 889 के सभी अंक का स्थानीय मान। देखो, स्थानीय मान निकालना है, इकाई का अंक लो 9, दहाई अंक 80, 800। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषाई कौशल के प्रकार बताइए। देखो, भाषाई कौशल के क्या प्रकार होते हैं? श्रवण, लेखन, पठन तथा वाचन भाषाई कौशल के प्रकार हैं। सुलेख का महत्व लिखिए। सुलेख शब्द लेख से पहले सु उपसर्ग लगाने से बनता है। इसका अर्थ है सुंदर तथा श्रेष्ठ लेख। भाषा शिक्षण को आरंभ से ही बच्चों में सुंदर लेख लिखने की आदत डालनी चाहिए। जो बच्चा आरंभ में सुंदर लेख लिखता है, आगे चलकर उसका हस्तलेख बड़ा ही सुंदर और आकर्षक बन जाता है। प्रतिदिन के व्यवहार में और विशेषकर परीक्षा में सुलेख का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे बढ़ते हैं। अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण 4 शब्द, जैसे प्रिय लिख सकते हो, अनुज लिख सकते हो, चिरंजीवी लिख सकते हो, शुभाकांक्षी लिख सकते हो, शुभाकांक्षी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अव्यय को अव्यय को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो ना व्यय हो। ठीक है, जिसका व्यय ना किया जाए। जिन शब्दों के उपयोग से वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की
वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। ठीक रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण आजकल, इधर उधर, किंतु परंतु, लेकिन, जब तब, अब तक, ना, कब तक, कहाँ तक इत्यादि। अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द लिखिए। देखो हंसी, चांद, 5 मुंह आदि। ठीक है, आगे चल देखते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? इसमें व्यंजन नहीं कहा है, संयुक्त स्वर कहाँ है? विच्छेद सहित। देखो ओ, आओ, आए। क्या क्या होता है? ए, आओ, आए, आओ, ऐसा होता है। ठीक है। राम ने रावण को मारा, वाक्य में कर्म वाच्य में परिवर्तन कीजिए। तो रावण राम द्वारा मारा गया। ठीक। लिखना सीखने की पद्धति को बताइए। देखो मांटेसरी विधि होती है, रूपरेखा विधि होती है, अनुकरण विधि होती है, मनोवैज्ञानिक विधि होती है, चित्र विधि होती है, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली होती है और जेकार्ट विधि होती है। ठीक। आगे चलते हैं। देखो पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व बताइए। पठन की प्रक्रिया में जब तक उचित उचित आरोह अवरोह का समावेश नहीं होता तब तक इसमें सार्थकता उत्पन्न नहीं होती और न ही पाठ्य वस्तु का प्रभाव ग्रहण हो पाता है। पाठ्य वस्तु के भाव के अनुसार उचित आरोह अवरोह का अभाव उसके भाव ग्रहण करने में भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए पठन का मूल तत्व आरोह अवरोह है। अनेक अवसरों पर छात्रों द्वारा उचित आरोह अवरोह का ज्ञान न रखते हुए पठन किया जाता है। ठीक। आगे देखते हैं। अग्नि के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अग्नि का होता है अनल, आग, पावक, दहन। ठीक। वायु सखा, और जो तुम्हें याद हो लिख दो। हाँ, प्रश्न घटाने से आप क्या समझते हैं? देखो घटाना एक संख्या में दूसरी संख्या को कम करना घटाना कहलाता है। घटाना जोड़ का विलोम होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं? गणित की कक्षा में संख्या बोध का अर्थ है संख्याओं का अंतः प्रज्ञात्मक समझ या बोध। संख्याओं के बोध में संख्याएं, उनका परिमाण, उनका परस्पर संबंध, छोटा बड़ा, तथा उन पर संक्रिया करने से वे कैसे प्रभावित होते हैं आदि सभी चीज़ें सम्मिलित हैं। ठीक। आगे चलते हैं। जैसे देखो किसी संख्या के भाजक में 9 से किसी संख्या के भाजक 9 है, भागफल 7 है तथा शेष 6 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखो इसको लिख सकते हैं इस तरह। आपने देखा होगा बचपन में आपने इस तरह से भाग दिया होगा। कह रहे हैं भाजक 9 है और भागफल 7 है और शेषफल 6 है। तो इसका 9 का और 7 का गुणा करो। 9 7 63, 63 में 6 जोड़ दो, 63 और 6 69 आंसर। ठीक। आगे बढ़ते हैं। किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं, तब 71,000
तब 7,19,925 पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारियों की आवश्यकता होगी? तो ये तो भाग का प्रश्न है। आप 7,19,925 में 725 से भाग देंगे तो 993 अलमारी आएगी। ठीक, आगे चलते हैं। हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो सुनना भाषा सीखने का प्रमुख तथा प्रथम अंग है। बच्चा सुनकर तथा पढ़कर भाषा सीखता है। भाषा कौशल के अंतर्गत 4 बातें आती हैं: सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा एक दूसरे से जुड़े हो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे सोहन पढ़ रहा है और मोहन खेल रहा है। इसमें दो वाक्य मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? तो कहानी शिक्षण बालकों के ज्ञान में वृद्धि करने तथा बालकों के मनोरंजन तथा आनंद का सर्वश्रेष्ठ साधन है, जो छात्रों में विचार, कल्पना, तर्क शक्ति का विकास करता है। सौभाग्य का विलोम क्या होगा? सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होगा। इकाई किसे कहते हैं? किसी एक सी वस्तु के समूह में से किसी एक वस्तु को उस वस्तु के समूह की इकाई कहा जाता है। अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं? किसी भी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दाएं से बाएं की ओर की संख्या के स्थान की गिनती करते हैं, फिर उसके स्थानीय मान का निर्धारण करते हैं। वाक्य के स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक किस स्थान पर है। जैसे इकाई पर, दहाई पर है, सैकड़े पर है, हजार पर है आदि। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विषय हो अथवा वाक्य में एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सरिता स्कूल जा रही है, तो यहाँ सरल वाक्य है। 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो 6 का स्थानीय मान 6 होगा, 4 का स्थानीय मान 40 होगा और 3 का स्थानीय मान 300 होगा। आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखा जाता है, फिर उससे बड़ी संख्या को, फिर उससे बड़ी संख्या को, इसी क्रम में, और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। इसे आरोही क्रम कहते हैं, अर्थात इसे बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। हंस पद विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? हंस पद विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? लिखते समय जब कोई अंश छूट जाता है या हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह ये इस तरह से बना होता है ना, इस तरह से या ऐसे और ऐसे, तो उसे हंस पद लगाकर शब्द को लिख देते हैं, उसे ही हंस पद कहते हैं। प्रश्न: आसमान के 3 समानार्थी शब्द। आसमान, आकाश के समानार्थी शब्द जैसे गगन, नभ, अंबर, व्योम। ठीक। प्रकृति संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं की सहायता से इस वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पठन से आपका क्या अभिप्राय है? पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। इस क्रिया को पठन या
वाचन कहा जाता है। लेखन, लेखन किसे कहते हैं? लेखन किसे कहते हैं? ये जब हम अपने मन से बाहरी और अंदरूनी भावों एवं विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिवृत्ति को लेखन कहते हैं। लेखन की अशुद्धि क्या है? लेखन की अशुद्धियों के अंतर्गत रेफ या रकार संबंधी दोष, शिरोरेखा संबंधी दोष, अनुस्वार अनुनासिक संबंधी दोष, मात्रा संबंधी दोष, वर्णों का लोप, वचन संबंधी दोष, अल्प प्राण तथा महाप्राण संबंधी दोष आदि हैं। आरंभिक पठन कौशल के उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु क्या आवश्यक है? शिक्षण और बालक के बीच आत्मीय संबंध। शिक्षक और बालक होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक, पठन कौशल के बाधक कौन तत्व हैं? देखो, अति शीघ्रता के साथ पढ़ना, अटक अटक कर बोलना, व्यवहार, व्याकरण तत्वों के ज्ञान, तो व्याकरण तत्वों के ज्ञान का अभाव, एकाग्रता का अभाव पठन कौशल में बाधा पहुंचाते हैं। लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले तत्व या दोष कौन से हैं? शिरोरेखा की उपेक्षा, शब्दों के बीच अभाव, अक्षरों का विकृत आकार, विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटियां, अनुनासिक और अनुस्वार संबंधी त्रुटियां। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक, विस्मयार्थक वाक्य। आगे बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न रहेगा, वर्ण किसे कहते हैं? जिसको खंड खंड ना किया जा सके, अखंड मूल ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।